नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य के अंतर्गत आख्यान शास्त्र के विविध आयाम विषय की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप आख्यान शास्त्र के विविध पक्षों को समझ सकेंगे, आख्यान के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, आख्यान और कथा के संबंधों से परिचित हो सकेंगे और आख्यान में कथावाचक की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। हमारा जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है या जो साहित्य सिद्धांत है वो मुख्यतः नाटक और कविता केंद्रित है। कथा पर बहुत कम शास्त्र चिंतन हुआ है और विशेष रूप से एक कथा रूप की तरह से तो उसको माना गया, लेकिन उसके बारे में अलग से कोई शास्त्र जैसा मिलता नहीं। थोड़ी बहुत चलता हुआ चर्चा चिंतकों ने, विचारकों ने की है, लेकिन उसका कोई विधिवत अध्ययन नहीं हुआ। आधुनिक काल में ये जो आख्यान शास्त्र है, नैरेटोलॉजी है, इस विषय पर चर्चा हुई और इसलिए ये एक तरह का अब जो हम चर्चा कर रहे हैं आख्यान शास्त्र की, वो एक आधुनिक चिंतन है। इसलिए इसको समकालीन साहित्य चिंतन के विद्यार्थियों को भी इसे पढ़ना चाहिए और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्यार्थियों को भी इसे पढ़ने की जरूरत है। साथ ही जो कथा साहित्य का प्रश्न पत्र है, उस कथा साहित्य के प्रश्न पत्र का भी एक अलग सा सैद्धांतिक आयाम हमारे इस आख्यान शास्त्र से प्रकट होता है, इसलिए हम उसकी भी जानकारी आपको इस इकाई से हो सकती है। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आख्यान का एक अर्थ है और उसका सीधा सा अर्थ होता है कथा, माना कहानी, कोई बात कहता, और इसलिए एक काव्य रूढ़ियों के तरह से आख्यान के मापदंड निर्धारित कर दिए थे। तो इसमें हम आख्यान और आख्यान शास्त्र की जो आधुनिक अवधारणा है इसकी चर्चा करेंगे। इसका कारण यह है कि आज आख्यान और आख्यान शास्त्र एक सिर्फ साहित्यिक मात्र नहीं है, इसकी व्याप्ति सर्वत्र और सर्वदा और अगणनीय, जिसे कहना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए कि ये हमारी भाषा चेतना और भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ है और इसके कारण हमारी जितनी भी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं या प्रारूप है, उस सब का संबंध इस आख्यान शास्त्र से है। एक आधारभूत चेतना या सामग्री के रूप में ये सब जगह विद्यमान है, चाहे वो महाकाव्य हो, पुराण हो, उपन्यास हो, नाटक हो, मिथक हो, प्रगीत हो, सिनेमा हो, तथ्य चित्र हो, फीचर हो, इतिहास हो, समाचार हो, गाथा हो, कॉमिक हो, पेंटिंग हो, स्थापत्य, माने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जिस पर आख्यान शास्त्र का दखल नहीं हो। तो आधुनिक संदर्भों में आख्यान की व्यापकता के कारण इसके सुसंगत और क्रमबद्ध अध्ययन हेतु इस आख्यान शास्त्र की शुरुआत हुई। अगर हम इसकी प्रारंभिक व्याख्या करनी चाहें या इसका कोई अर्थ हम स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि आख्यान किसी भी आख्यान के विस्तृत अध्ययन का एक पाठ केंद्रित सैद्धांतिक अध्ययन का जो प्रस्ताव या उपक्रम है वो आख्यान शास्त्र है। दूसरे शब्दों में आख्यान के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रविधि या पद्धति है जिसके तहत आख्यान के उप तत्वों के सह संबंधों और उसके परस्पर पूरकताओं का विश्लेषण किया जाता है। अतः आख्यान शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्रारंभ में ये जरूर पाठ केंद्रित ही था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब उसमें पाठकवादी आलोचना, नव्य इतिहासवाद, नव मनोविश्लेषणवाद, साहित्य का नव्यतम समाजशास्त्र, विखंडनवाद, सारे जो नए चिंतन साहित्य और संस्कृति के अध्ययन वाले शुरू हुए हैं, उन सब का क्षेत्र में आख्यान शास्त्र का प्रवेश हो गया। ये आख्यान शास्त्र का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ, कौन से इसके प्रारंभिक बिंदु है, तो विचारकों ने निष्कर्ष निकाला कि इसका प्रारंभ रूसी रूपवाद से, प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल से, शिकागो स्कूल से, नई समीक्षा से और प्रारंभिक संरचनावादियों आदि ने इस आख्यान शास्त्र के शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसके बाद संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का जो दौर आया, उस दौर में आख्यान शास्त्र का अद्भुत विकास हुआ। वर्तमान समय में जो आख्यान शास्त्र है वो आख्यान मूलक आकृतियों और संरचनाओं से भी मुक्त हो गया। अत्याधुनिक आलोचना जैसे नव्य संरचनात्मक इतिहासवाद, नव्य मनोविश्लेषण, नव्य विखंडनवाद आदि के साथ 21वीं शताब्दी में आख्यान शास्त्र का एक, जिसे कहना चाहिए, सुविशाल प्रांगण या परिसर खुल गया।
आज का आख्यान शास्त्र मात्र रूप का अध्ययन नहीं है, बल्कि इसकी पेट समस्त ज्ञानानुशासनों के अंदर बढ़ती चली जा रही है और संप्रति इसका कृति के वैचारिक प्रतिबद्धताओं, अंतर्वस्तुओं, सामाजिक दायित्वबोध आदि के साथ भी एक तरह का गठबंधन हो गया। M.H. अब्राहम ने कहा कि आख्यान शास्त्र अपने आधुनिक अर्थ में एक क्रमबद्ध रूप मूलक या आकृति मूलक संरचना का अध्ययन है। इसके साथ ही आख्यान एक निर्माण या संगठन भी है। जैसे उदाहरण के लिए घर का आख्यान शास्त्री उदाहरण देते हैं। जब घर है या मकान है, जब हम कहते हैं मकान को घर बनता है, घर और मकान एक ही चीज़ नहीं, तो ये लेकिन अगर आप घर को देखते हैं तो एक तरह का बाह्य ढांचा है, औपचारिक निर्माण है, और उससे आपको वो घर की जो संवेदना है, घर के जो विचार है, घर के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, उसको हम नहीं पहुंचाते। और इसलिए एक शाब्दिक अवबोध के परिमंडल के रूप में हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे शब्द है घर को लेकर के, उनका एक अलग अर्थ है, जैसे आश्रय है, गृह है, दर है, आलय है, निवास है, नीड है, आसिया है, रिहायश है, ठाम है, बसेरा है, वास्तु है, वास स्थान है आदि। ये जो शब्द है, ये शब्द नहीं है, ये घर के एक अर्थ है। और इन अर्थों को आप अंदर से जब तक विश्लेषित करके नहीं देखेंगे, तब तक आप इसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से मकान का जो बाह्य ढांचा है, इस बाह्य ढांचा को ये जो आख्यान शास्त्र है वो अर्थगर्भित करता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा जो है शब्दों का ये चिंतन है, और इसलिए इस चिंतन को भी अधुनातन रूप में हमें जानने की ज़रूरत है। इसकी जो विद्वत शुरुआत है, वो विचारकों का मानना है कि 1965-75 के दौरान इसमें ये आख्यान शास्त्र का प्रारंभ हुआ, और जब यूरोप में संरचनावाद का दबदबा था। रोलां बार्थ बड़े भारी आलोचक थे, फ्रांस के संरचनावाद के बड़े भारी चिंतक थे। उन्होंने कम्युनिकेशन पत्रिका में 1965 में एक लेख लिखा, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नरेटिव्स। इस लेख में उन्होंने आख्यान के रूप, अरूप, स्वरूप की व्याख्या करते हुए कई आधारभूत तत्वों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जिसकी व्याप्ति सर्वत्र जीवन में है और जिसकी संज्ञाप्ति असंख्य है, ये आख्यान शास्त्र है। और 1975 के बाद अन्य जो नव्य आख्यान चिंतन यूरोप और अमेरिका के अंदर फैला था, उसके अंदर भी ये इन लोगों ने, नए चिंतकों ने इस पर विचार किया। और अनेक लेखक आए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिसमें तजेविस्तान, तदौरू, जेराल्ड जेनेट, डच मीके बॉल, सिमोर चैटमैन, जेराल्ड प्रिंस आदि मुख्य है। उत्तर आधुनिक शिविर में आख्यान बोध को आधारभूत तथ्य के रूप में मान्यता प्रदान की, जहाँ फ्रैंकाइस लियोटार्ड ने इसे मानव मस्तिष्क के केंद्रीय कार्य प्रचलित अभिज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप कहा है। फ्रेडरिक जेम्सन ने भी इस पर विचार किया और उन्होंने इसे मानव मस्तिष्क का प्रमुख कार्य कहा है। इसके बाद शिशुओं के भाषा पाठ से आख्यान को जोड़ने की कोशिश की। उदाहरण के लिए परिवार में हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं, तो भाषा में हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी जानवर से परिचय कराना, तो बच्चे को परिचय कराते समय हम ये नहीं कहते कि कुत्ता, हम उसकी आवाज़ जो ध्वनि है उसे कहते हैं ये भोंबो है। या इसी तरह कोई खिलौना आएगा तो हम उस खिलौने के बारे में उसको बच्चों को बताएंगे कि ये झुनझुन है, झुनझुने की आवाज़ आती है, और ये पापा है, ये शब्द है। ये संज्ञा के माध्यम से हम इसको बच्चे को बताते हैं। लेकिन इस संज्ञा से बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए वो हम उसके साथ में क्रियापद जोड़ते हैं, और जब वो क्रिया के साथ जुड़ता है तब उसके लक्षण बदल जाते हैं। जैसे ये भोंबो है, कुत्ता है, कुत्ता नहीं कहते, भोंबो है, और ये काटेगा। और ये झुनझुन है तो मुन्नू जो है वो झुनझुन बजाएगा। और फिर पापा आएंगे तो ये पापा है, ये आपको घुमाने ले जाएंगे, या ये माँ है, ये आपको खाना खिलाएगी, दूध पिलाएगी। तो ये जो भाषा बोध है बच्चों का, इसका उद्भव होता है इसी के द्वारा, और ये आख्यान बोध के स्तर पर होता है। और इसके बाद में हम इसमें विशेषण जोड़ते हैं और क्रिया विशेषण जोड़ते हैं। जैसे भोंबो गुस्सा है, ये काट खाएगा, दूर रहो। या पापा हैं, प्रेम करते हैं, ले जाएंगे घुमाने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि मानव का जो भाषा बोध है और उसका उपयोग और प्रयोग जो होता है,
इसके लिए जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के जो हम काम में लेते हैं, ये आख्यान के उद्भव और निर्माण होने की बड़ी प्रक्रिया होती है। इसका अध्ययन, जिसका कहने का मतलब ये है कि ये आख्यान हमारे जीवन के मूलभूत अनुभवों से और चिंतन से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में वो बात करता है। आधुनिक आख्यान शास्त्र की सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या है, और जिस पर अंत तक बात होती रहती है, कि कथा और आख्यान में क्या फ़र्क है। कथा, स्टोरी, आख्यान, नैरेटिव, इनमें फ़र्क क्या है। और सभी आख्यानविदों ने इस अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की है, और इसलिए इनके जो शब्द युग्म हैं, इस शब्द युग्म को हमें देखने की ज़रूरत है। जैसे जेराल्ड प्रिंस बड़े भारी आधुनिक आलोचक है, उनके अनुसार कहानी क्या होती है, वर्णित होती है। जिसका वर्णन किया जाए वो कहानी, और आख्यान क्या है, वो वर्णन। तो नरेटेड, वर्णित, ये तो हुई कथा, और आख्यान हुआ वर्णन। इसी तरह जेराल्ड जेनेट ने कहा कथा सूत्र का अनुक्रम, और आख्यान क्या है, कथा सूत्र का पुनर्निर्माण, फिर से कहना। और इसी तरह सिमोर चैटमैन ने कहा घटित का अनुक्रम, किस तरह से घटना घटित। फिर वो जो आख्यान क्या होता है, उस अनुक्रम का पुनर्निर्माण करते हैं, फिर से बताते हैं। इसी तरह रेमंड किनान की मान्यता है, तजेविस्तान तोदोरोव की है, मीके बोल की मान्यता है, स्टेजेल की मान्यता है। अलग अलग चिंतकों ने इस कथा और नैरेटिव, आख्यान का अंतर किया। अब हम वो ये कहते हैं कि कथा जो है वास्तविक या अवास्तविक घटितों का एक अनुक्रम या उपक्रम है। मान लीजिए कोई घटना घटी, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये जो वर्णन होता है ये कथा जिस तरह से, और ये एक तार्किक तरीके से चलती है, और एक कालानुक्रम से जुड़ी हुई घटना, उसका हमेशा एक रेखी होता है, शुरुआत होती है और अंत तक वो चली जाती है। और जिसको कहते हैं कि इसका जो समय है, समय की सुई है, हमेशा पीछे से आगे की ओर जाती है और कथा चलती है। लेकिन आख्यान वो जो घटित हो चुका है, उस अनुक्रम का पुनर्सृजन या पुनर्प्रस्तुतिकरण है। और यहाँ करते समय वो क्या करते हैं, कालानुक्रम की जो काल गति है, जिसको कहते हैं क्लॉकलेस, घड़ी रहित हो जाती है। वो कहीं से भी कोई बात आप कह सकते हो, कभी भी पीछे जा सकते हो, कभी भी आगे जा सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। तो ये जो करना होता है ये आख्यान है। और आख्यान में फिर चरित्रों का समावेश होता है। और जेराल्ड प्रिंस ने एक नई बात कही कि आख्यान का अर्थ होता है रिकाउंटिंग, दोबारा गिनना, माने जिसका मतलब होता है जो बात आपने कह दी उस कही हुई बात को फिर से कहना। ये जो आख्यान की जो अवधारणा है या जो आख्यान शास्त्र का विषय है, इस पर वो आराम से बहुत बात विस्तार से करते हैं। आख्यान शास्त्र के प्रारंभिक दौर से ही आख्यानविदों ने कथा और आख्यान को पृथक करने का प्रयास किया, और इस प्रयास में उन्होंने अनेक तरह के विश्लेषण किए, जिसमें से एक उदाहरण आप कफन कहानी को ले सकते हैं। कफन की कथा क्या, अपनी ज़मीन से विच्छिन्न हुए हैं घीसू और माधव, दोनों बहुत कामचोर इंसान हैं। कभी एक किसान हुआ करते थे, आजकल वो मजदूरी करते हैं। और माधव की जो पत्नी है बुधिया, वो अर्थ अभाव के कारण प्रसव पीड़ा से गुजर रही है और बिना चिकित्सा के, बिना देखभाल के बेचारी मर जाती है। कंगाल घीसू माधव अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदने के लिए पैसे मांगने जाते हैं और जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार उनको 2 रुपया देता है, और कई दिनों के भूखे प्यासे ये जो है कफन को बेचकर उन पैसों से मन भर शराब पीते हैं और पेट भर मछली भात खा के, मिठाई विठाई खा के, नशे में दुख होकर के वो गिर पड़ते हैं। ये एक तरह की कथा है। लेकिन इन्हीं घटितों का पुनर्सृजन या प्रदर्शित कर संरचनात्मक रूप से जो कहानी बनाई, वो ये है कि झोंपड़े के द्वार पर बाप बेटे अलाव ताप रहे हैं, जबकि अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। घीसू माधव में तनिक वार्तालाप होता है, लगता है बचेगी नहीं, इत्यादि बहुत बातें होती। फिर गांव और कुनबे की बदहाली का विवरण होता है। घीसू और माधव के कामचोर चरित्र का वर्णन होता है। फिर चुराए गए पके हुए आलू छीलकर वो खाते हैं। और बुधिया की जो मृत्यु दशा है, वो घीसू माधव को दार्शनिक बात उसे करते हैं और लगभग अमानुष बनने की प्रक्रिया का वो औचित्य सिद्ध करते हैं। और प्रेमचंद यहाँ पर लिखते हैं कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। जले भुने आलू को हफ हफ करते हुए खाते हैं, निगलते हैं। और घीसू को तभी बहुत पुरानी एक जमींदार ने जो महाभोज दिया था उसकी याद वो करते हैं, और फिर सुबह
बुधिया की लाश ठंडी पड़ी उसको दिखाते हैं, फिर जमींदार और गांव वाले 5 रुपये के चंदा मिलता है और वो कफन खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में खरीदने के बहाने ये भी कहते हैं ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, और दोनों मन की एक दूसरे से बात करते हैं और एक लंबा वार्तालाप होता है और फिर वो बाद में मछली खाते हैं, शराब पीते हैं और नशे में बुधिया के वैकुंठ लोक में जाने का आशीर्वाद देते हैं और अंत में वो गिर पड़ते हैं। इस तरह पूरा का पूरा आख्यान शास्त्र कथा और आख्यान की इस द्विपक्षीय अंतरालों और परस्पर पूरकताओं पर आधारित है। तात्पर्य ये कि कथा वास्तविक या अवास्तविक घटितों का अनुक्रम है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि काल्पनिक हो और ये भी जरूरी नहीं है कि वास्तविक घटना हो। ये तार्किक, एक रेखिक और कालानुक्रम की दृष्टि से जुड़ा हुआ होता और इसमें चरित्रों का समावेश होता है। जबकि आख्यान क्या करता है कि वो जो घटित हो गया है उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण करता है और इसलिए कथा और आख्यान को जो आलोचक विचारक है उन्होंने अलग तरह से व्याख्यात किया। किसी भी कथा को आख्यान के रूप में ढालने में कुछ तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती और उनकी एक लंबी सूची बनाई सिद्धांत के स्तर पर, जैसे स्वाभाविकरण, स्थगन, व्यवधान, शिथिलता, कौतूहल या आश्चर्य, कथा स्वर और संकेंद्रण, चिंता और द्वंद्व, सैनायक, समाप्ति आदि। ये सारे तत्व आख्यान के आख्यानीकरण में सहायक होते हैं जो आख्यान को रोचक और आकर्षक बनाते हैं। स्वाभाविकरण की प्रक्रिया से क्या होता है कि आख्यान में जो घटित घटनाएं होती उसको वो विश्वसनीय बनाते हैं और व्यवधान के द्वारा पाठक को उकसाते हुए पूरा करने के लिए आमंत्रित करती है और समाप्ति के अंतर्गत आख्यान में उद्भूत सारी चिंताओं, वैकल्पिक प्रावधानों का अवसान हो जाता है। लेकिन जो सारी आशंकाएं होती है वो पूरी नहीं होती और अक्सर जो आख्यान होता है वो समाप्त होने के बाद में भी कई प्रश्न छोड़ देता। मसलन प्रेमचंद का गोदान बड़ा प्रसिद्ध, होरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसके परिवार का क्या हुआ। एक पाठक के रूप में आपके मन में ये आशंका रहती है, लेकिन प्रेमचंद वहाँ समाप्त कर देते हैं, आख्यान समाप्त हो गया। इसी तरह आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने यहाँ जो है कालिदास है वो मल्लिका के घर वो जाते हैं और मल्लिका दरवाज़ा नहीं खोलती। तो मल्लिका जब दरवाज़ा नहीं खोलती तो ये कालिदास कहाँ गया, पाठक के मन में ये चिंता रह जाती है। ऐसी बहुत सारी चिंता, बहुत सारी, इसीलिए कभी रचना समाप्त नहीं होती, एक समय के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये आख्यान के अंदर ये उसकी विशेषता। फिर कालानुक्रम का जो है पुनर्सृजन होता है। आख्यान की जो अवधारणा है वो कथा के अनुक्रम के पुनर्सृजन पर आधारित है। मिकेबाल ने कहा कि कथा के कालानुक्रम में किसी एक प्रकार का फेरबदल ही कालानुक्रम का पुनर्सृजन है। यह संपूर्णतया पूर्व उल्लेखित समय की पुनर्गणना से जुड़ा हुआ। मोनिका लुडरनिक के अनुसार आख्यान की विलक्षणता का रहस्य बहुत कुछ इसी पर आधारित है और मिकेबाल ने 2 तरह के कालानुक्रम की चर्चा की। एक है समयबद्ध विच्युति, पंक्चुअल अनाकोरनी, जब एक ही बार अतीत या भविष्य में कथावाचक हमें ले जाता है और पुनः उसी बिंदु पर वापस लौट आता। उसमें प्राय संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण घटना दोहराई जाती है जो कालानुक्रम में बदलाव के औचित्य को साबित करती है। दूसरी है ड्यूरेटिव एनाकोर्नी, जब लंबी कालावधि के लिए या कई बार आख्यानकार हमें अतीत या भविष्य में ले जाता है और इसके द्वारा आख्यान की रूपरेखा खींचने का प्रयास करता है। ये जब तक आप व्यतीत या आगामी में जाने का प्रश्न है। कालानुक्रम की विच्युति के अंतर्गत 3 उपाय जिन्हें हम पूर्व दृश्य, पश्चात दृश्य, पश्य कथन, पश्य गमन भी कह सकते हैं। अर्थात आख्यान गति में ऐसे दृश्य, कथन, घटित का उद्भव जो अतीत में घट चुका है लेकिन वर्णन करते समय किसी खास बिंदु पर जिसका उल्लेख किया जाता है, इसका वर्णन और विश्लेषण होता है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो इस आख्यान के अंदर होता है उसको कहते हैं कथावाचक। ये कथावाचक बड़ा दिलचस्प है। तथ्य है कि कथावाचक की विस्तृत सैद्धांतिकी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय आख्यान शास्त्र को जाता है। सदियों से आख्यान जब मौखिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे तो कथावाचक का अस्तित्व स्पष्टतः दिखाई देता था। कोई कहानी है और उस कहानी को कोई लोक कथा है तो कोई लोक कथा सुना रहा, तो जो हमको सुना रहा है वो हमको दिखाई दे रहा। लेकिन यही कथा जब मुद्रित रूप में हमारे सामने आ गई, जब अक्षरों का जामा उन्होंने पहन लिया, तब ये जो कथावाचक है इनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति विलीन हो गई और वो कुल मिला करके पाठ में मौजूद रहने लगा। पाठ में तो उसकी मौजूदगी है और वो अशरीरी मौजूदगी है। तो
भले ही अशरीरी मौजूदगी हो, निर्गुण मौजूदगी हो, भले ही जो है वो विदेह हो, लेकिन हर आख्यान के भीतर एक कथावाचक होता है और इस कथावाचक को जानना बहुत जरूरी है। कथावाचक के बारे में मूलतः 5-6 प्रकार के पारिभाषिक निर्देश प्राप्त होते हैं जो अलग अलग ढंग से पाठ में कथावाचक के अस्तित्व को बड़ी गहराई के साथ रेखांकित करते हैं। जेरोल्ड प्रिंस ने कहा कि जो कथावाचक है वह है जो आख्यान का वर्णन विवरण करता है, माने आख्यान का बयान करता है। अपना आप आख्यान नहीं पढ़ते, कोई आदमी होता है उसके अंदर जो आपको बता रहा होता। केटी वेल्स कौन को एक व्यक्ति में बदलते हुए कथावाचक के मानवीय व्यक्तित्व के रेखांकन या रेखाकृति को और भी गहरा कर देती है। मीके बॉल के अनुसार कथावाचक मेरे लिए एक आख्यान का प्रतीक है। आगे और भी स्पष्ट करती हुई वे कहती है कि वे एक भाषाई विषय है, माने आख्यान में जो उसकी उपस्थिति है वो भाषा में विषय के रूप में आती है, वो एक तरह का भाषाई कार्य है। वे स्वयं को अंततः भाषा के दायरे में व्यक्त करता है जिससे कि आख्यान की गढ़त होती है, वे कोई व्यक्ति नहीं है। ये परिभाषाएं, जो पारिभाषिक जो निर्देश हैं, वो हमें इस प्रश्न को समझने देते हैं कि पाठ के दायरे में कथावाचक की विद्यमानता शरीरी या अशरीरी होती है। कथावाचक सदैव होता है या विदेह, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न या दिशा फलकों की यह होता है कि 2 राहों से आगे अगले चौराहे पर स्थित है। कथावाचक की उपस्थिति को अगर हम भाषा तात्विक मौजूदगी मान लें तो ब्लांदे ब्रेमोड इस प्रश्न को और भी विस्तृत करते हैं। वो कहते हैं अर्थात कथावाचक चाहे शरीरी हो या अशरीरी, मानव रूप में हो या अन्य किसी रूप में। उदाहरण के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि पेड़ कुछ बोला, जैसे हीरामन तोता जो है वो पद्मावती में पद्मावती का सौंदर्य वर्णन आकर के करता है नागमती के सामने, तो या राजा के सामने भी करता है। तो ये जो पेड़, नदी, जंगल, आकाश, परिंदे ये हैं तो गैर मानवीय, लेकिन उनका कोई न कोई मानवीय उद्देश्य होना ही चाहिए। तो ये जो निर्णायक तत्व है, महत्वपूर्ण ये है कि आख्यान का, नरेशन का कोई न कोई मानवीय कथ्य या उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। मोनिका लुडर कहती है कि समस्त भाषिक चिन्ह जो स्वयं में वक्ता विषयक होते हैं और जो आख्यान के ग्रहीता को संबोधित होते हैं और कथावाचक का निर्माण करते हैं। संक्षेप में आख्यान में विवृत समस्त कथा भाषिक तत्व ही कथावाचक बन के हमारे सामने आता है। इसलिए कथावाचक का व्यक्तित्व अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव रिचर्ड एग्जेल ने अपने प्रसिद्ध निबंध हियरिंग वॉइसेज इन नरेटिव टेक्स्ट में जो वर्णन किया गया है उसके अंदर सुनने वाली आवाज़ कौन सी है, मैं एक मध्य मार्ग उन्होंने निकालने की कोशिश की। एक्सेल ने कथावाचक की भूमिका को एक छतरी की कमानियों से तुलना करते हुए इसके 2 स्तरों की परिकल्पना की कि प्राथमिक या द्वितीयक कथावाचक। कथावाचक का प्राथमिक कार्य है आख्यान के उप तत्वों का चुनाव, उनका संगठन और उनकी प्रस्तुति। कथावाचक का द्वितीय प्रकार है एक कथन के अंत रूप में आख्यान का विवरण देना और स्वयं को मानवीकृत रूप में प्रस्तुत करना और आख्यान के ग्रहीता को संबोधित करना। जब तक आख्यान के ग्रहीता को आप संबोधित नहीं करेंगे तब तक कोई बात हुई नहीं, और लेखक भी उस कथावाचक के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। आख्यान की प्रस्तुति और कथावाचक के मानवीकरण को ध्यान में रखते हुए अक्सर आख्यान स्तर की चर्चा की जाती है। उसी उपक्रम में मानवीयकरण के स्तर की बात उठाई जाती है। मीके बॉल ने इस संदर्भ में कथावाचकों को 2 भागों में बांटा है, एक अनावृत कथावाचक और दूसरा आबद्ध कथावाचक। तो जिस तरह से जो अनावृत कथावाचन है, इसमें कथावाचक और आख्यान के ग्रहीता के बीच एक स्पष्ट अस्तित्वमूलक धारावाहिकता कहानी के अंत तक बनी रहती, दोनों का रिश्ता रहता है। इसके विपरीत जो आबद्ध वाचन है, इसमें संप्रेषण, वाचन, वक्ता, आख्यान का संबंध बार बार भंग होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी ब्रह्म का स्वांग का आप उदाहरण दो। ब्रह्म का स्वांग में यह अनावृत कथावाचक की उपस्थिति का उदाहरण है, जिसमें 2 कथा स्वर है, पुरुष और स्त्री, और वो बारी बारी से हमें सुनाई पड़ता है। फिर भी अनावृत वाचन का अनुक्रम कहीं भी व्यतिक्रमित नहीं होता, लेकिन कफन में कथावाचन की धारावाहिकता कई बार टूटती है, और ये आबद्ध कथावाचक की उपस्थिति का उदाहरण है। कथावाचक के बारे में अन्य कई प्रश्न उठते हैं कि वे स्वयं में सर्वज्ञात किस तरह से है, उसे पूरी कहानी घटित के क्रम से ही क्यों कर याद होती है,
और फिर दूसरा ये भी है कि युक्ति संगत है या प्रासंगिक है, क्या कथावाचक विश्वसनीय है। मिके बॉल ने ये प्रश्न उठाया कि क्या वह मंदबुद्धि है या बहुत कुशाग्र बुद्धि है। आगे विचारकों ने पूछा कि आख्यान के निर्माण और उसके संप्रेषण में उसका अंश ग्रहण का प्रतिशत क्या है, क्या वह अंशतः पूर्णतः या अनियमित या संयोग में से पाठ में विद्यमान रहता है। कथावाचक संबंधी इन प्रश्नों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रेमचंद की किसी कहानी का कथावाचक और प्रेमचंद एक ही व्यक्ति नहीं है। रोलैंड बार्क ने स्पष्ट लेखक को मटेरियल ऑथर कहा। उसकी स्पष्ट मान्यता है कि मटेरियल ऑथर और लेखक एक ही व्यक्ति नहीं होता, अर्थात हो ही नहीं सकता, जबकि कथावाचक पाठ की पाठ स्थितियों से पैदा होता है। प्रेमचंद को अपने ही निर्मित पाठ में रहने के लिए किसी न किसी कथावाचक की पर काया में प्रवेश करना होता है। अतः कथावाचक को लेखक से अलग करते हुए कहा जा सकता है कि कथावाचक वह है जो वर्णन करता है, वह अपनी तरफ से पाठ का वर्णन करने की क्षमता रखता है। फिर कथावाचक शरीरी हो या अशरीरी, पाठ में निहित उसका कोई न कोई मानवीय उद्देश्य होना ही चाहिए। फिर पाठ में उसकी भूमिका अंशतः, पूर्णतः, संयोगिक या अवसर के अनुसार आदि हो सकती है। अत्याधुनिक आख्यान शास्त्र में पाठकवादी समीक्षा के समावेश हो जाने से अंतर्निहित पाठक की चर्चा चल पड़ी। इसमें कहा गया है कि न तो वास्तविक लेखक न उसका वर्णन करने वाला, वरन अंतर्निहित पाठक ही उस आख्यान को संगठित करता है। कथावाचन के विवेचन में कथावाचक का कथा स्वर और संकेंद्रण का अत्यधिक महत्व है। कथा स्वर का सीधा संबंध कथा के कहने से है, जबकि संकेंद्रण का कथा के प्रदर्शन से। पहला कथावाचक को इंगित करता है, जबकि दूसरा कथा में घटित के क्रम को निर्माण और उसकी प्रस्तुति में कथावाचक की भूमिका का संकेत देता। फिर क्या कथावाचक ईश्वर या कुरान की आयत या वेद के मंत्र इत्यादि की तरह विश्वसनीय है, या वह तो मंदबुद्धि है या कुशाग्र बुद्धि है। जहाँ तक कथा की जानकारी का प्रश्न है, कथावाचकों को सर्वज्ञात, सर्वज्ञ, अल्पज्ञात कथावाचक के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अक्सर कथावाचक ये अभिनय करता हुआ कहता है कि उसे आगे की कहानी नहीं मालूम। अतः कहा जा सकता है कि अल्पज्ञात कथावाचक दरअसल सर्वज्ञ कथावाचक की एक अभिनय मुद्रा है। विभूति नारायण राय की प्रेम की भूत कथा इसका उपयुक्त दृष्टांत हो सकता है। कथावाचकों के प्रकार भेद ये रूप अरूप की दृष्टि से भारतीय संदर्भ विश्व में अतुलनीय। हमारे यहाँ प्राचीन काल से कथावाचकों के इतने रूप और अरूप और इतने प्रकार भेद मिलते हैं, चाहे बेताल का पंचीसी हो, पंचतंत्र हो या महाभारत का संजय हो, यह बहुत गहरी सामग्री हमें दिखाई देती है। अगर हम महाभारत की कथा को ही देखें तो महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत की घटनाओं का वर्णन करते हैं और उसको जो दिव्य दृष्टि है वो व्यास से प्राप्त हुई। और संजय महर्षि व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के पुरोहित थे। अब वो जितने समय तक वो युद्ध का जो वर्णन है वो संजय करता और वो सामने बैठा हुआ धृतराष्ट्र जो है पूरी बात सुनता है। महाभारत का पूरा युद्ध, प्रत्येक दृश्य संजय की वाणी से देखा, संजय की आंखों से देखा। युद्ध की समाप्ति हुई, दुर्योधन की मृत्यु हुई, पांचालों के वध के उपरांत व्यास को जो दी हुई ये दिव्य दृष्टि है वो नष्ट हो गई। अब संजय के रूप को अगर आप डिकोड करो और उसको निकालो तो आधुनिक आख्यान शास्त्र के कई चीज़ें हमारे सामने आती है। अब जैसे संजय को जो दिव्य दृष्टि है वो महर्षि व्यास ने दी। मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक लेखक होता है वो वास्तविक लेखक नरेटर को, कथावाचक को दिव्य दृष्टि देता है, जैसी दिव्य दृष्टि व्यास ने संजय को दी। दूसरा, आख्यान के समाप्त होते ही संजय की दिव्य दृष्टि भी चली जाती, आप नहीं देख सकते, आपकी दिव्य दृष्टि लेखक द्वारा दी गई। और संजय ने जो देखा और सुनाया, और इसलिए धृतराष्ट्र क्या हुआ, धृतराष्ट्र हमारा अंतर्निहित पाठक हुआ जिसको वो संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उस पाठक ने वही देखा और सुना जो संजय ने बताया। इसलिए महाभारत का जो आख्यान है आज भी उसी रूप में हमारे सामने उपलब्ध है कि संजय ने बताया, धृतराष्ट्र ने सुना। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों, अपनी दृष्टि से नहीं सुना बल्कि कथावाचक की आंखों से सुना। कथावाचक ने भी ध्यान रखा कि धृतराष्ट्र को मुझे बताना। इसलिए आधुनिक आख्यान शास्त्र में अक्सर दूरी का बड़ा महत्व है। और इस सूत्र की व्याख्या भी हमारे यहाँ होता है कि महल में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र तो, और युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है,
और संजय जो है वहीं बैठा बैठा उस दूरी से वहाँ की घटना का विवरण आपको देता। इसलिए दूरी का प्रश्न भी ये कथावाचक के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। इस तरह से स्पष्ट है कि आख्यान शास्त्र का फलक विस्तृत और व्यापक है। आख्यान में कथा, पाठ, कालानुक्रम, कथावाचक के आपसी संबंधों का अध्ययन ही आख्यान शास्त्र का निर्माण करता है। आख्यान शास्त्र किसी कथा या कहानी तक सीमित नहीं है। इसका कारण यह है कि आख्यान का क्षेत्र सिनेमा, समाचार, विज्ञापन, वार्तालाप यानी भाषा के निर्मित तकरीबन सभी रूपों तक फैला हुआ। अतः आख्यान शास्त्र किसी भी तरह के भाषाई पाठ को अध्ययन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया का विश्लेषण है। और इस आख्यान शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर अगर हम समकालीन कहानी, उपन्यास या नाटकों का अध्ययन करें तो हमें उसकी एक नई दृष्टि देखने को मिलती है, क्योंकि इस दृष्टि से चिंतन हमारे यहाँ नहीं हुआ, न पाश्चात्य आलोचना में अरस्तु के यहाँ हुआ, बल्कि अब नए ढंग से देखते हैं। विशेष रूप से जो पाठकवादी आलोचना है, इस पाठकवादी आलोचना ने आख्यान शास्त्र से बहुत सूत्र लिए हैं और उन सूत्रों के आधार पर साहित्य का, रचना का जो विश्लेषण है वो विश्लेषण भी अलग तरह से हुआ है।